सो दानिश भाई, अगर मैं आपसे पूछूँ, आप इस इंडस्ट्री में आई गेस, और क्या होता है ना जिया भाई, 10 years प्लस से हैं जी। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? गवर्नमेंट इस पे क्या ऐसा कुछ कानून बना सकती है, क्या ऐसा कोई कंट्रोल हो सकता है जिससे फार्मर्स के लिए भी इजी हो जाए और आप जैसे ट्रेडर्स के लिए भी ये इजी हो जाए ट्रांसपोर्टेशन, और जो खरीदने वाले हैं, जिनको कुर्बानी देना है, जिनको सैक्रिफाइस करना है, वो लोगों के लिए भी सस्ता मिल जाए? एक जब हम लोग बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो तभी हम लोग अपनी चॉइस का बकरा नहीं ले सकते, क्योंकि डिसीजंस पेरेंट्स में होते हैं। Exactly. ये लेना है, वो लेना है, वैसा लेना है। Exactly. ठीक है, एक बकरा खरीदने के लिए 48 आवर्स लगेगा। ओके, सो दानिश भाई, हर बार मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ बकरा ईद ख़त्म होते साथ कसाई जितने भी होते हैं, हाँ। वो नोटों के बंडल्स पे सोए हुए दिखते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या प्रॉफिट हो जाता है आपका या इन जनरल आप जैसे ट्रेडर्स का, जोक्स अपार्ट? मैं इस पे एक बात बताऊंगा, ये बिजनेस जो है ना, ये ऐसा समझो आपको कांच पे चल रहा है, कभी भी चुप सकता है। वो डर के मारे भागी और कूद गई थी, क्योंकि अपने मुमरा में जब फार्म था तो उसके पीछे खाड़ी थी। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ पर कूद गई थी। लेकिन मेरे फार्म पे एक हीरो है, जो मेरा डॉग लियो। अच्छा। हाँ, उसने अपने दांत से खींच के उसको खाड़ी से बाहर निकल आया। ओके, इंसिडेंट्स का कोई विजुअल्स है आपके पास? आज के वावकास्ट में हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जो गोट फार्मिंग से जुड़े हुए हैं और बकरा ईद के सीज़न में लोग इनका काफ़ी इंतज़ार करते हैं। इनका काम लोगों तक क्वालिटी गोट पहुंचाना है और साथ ही हमारे इंडियन फार्मर्स, इंडियन किसान को भी सपोर्ट करना है। इंस्टाग्राम पर डी गोट फार्म के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। दानिश भाई, वेलकम टू वावकास्ट। सो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, ये सेटअप देख के बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। थैंक यू। सो दानिश भाई, ये गोट फार्म और ये जो गोट से रिलेटेड आपका जो भी पैशन है, बिजनेस तो ऑफ कोर्स आपका है ही, बट जहाँ तक कि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, ये आपका बिजनेस से ज़्यादा पैशन दिखता है मुझे आप में एक्चुअली है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। कैसा है ना, देखो गोट फार्मिंग जो है ये तो मेरा सेकेंडरी था। ये शौक था शुरू से, और शौक की कोई लिमिट नहीं होती है। राइट। और शौक की कोई एज भी नहीं होती है। राइट। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में देखोगे ना, तो बच्चों को अगर कोई जानवर का शौक है तो वो बकरों का ज़्यादातर है ना, क्योंकि वो एक हलाल जानवर है। दूसरा, वो अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं। ठीक है। तो बचपन से ही हम लोगों में, मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास तौर पे बकरों का शौक़ बच्चे से रहा है। और क्या होता है ना जिया भाई, एक जब हम लोग बच्चे होते, छोटे होते, तो तभी हम लोग अपनी चॉइस का बकरा नहीं ले सकते, क्योंकि डिसीजंस पेरेंट्स में होते हैं। ये लेना है, वो लेना है, वैसा लेना है। ठीक है। और बहुत सी बार कहीं फैमिलीज़ में ये भी होता है कि कुर्बानी नहीं होती, फाइनेंशियली इश्यूज़ के वजह से भी। तो वो दौर से भी हम लोग गुजरे कि जब कुर्बानी हो रही है तब अपनी पसंद का जानवर नहीं ले सकते थे, क्योंकि छोटे थे। तो डैडी जो दिलाते थे वही लेना है। और फाइनेंशियल इश्यूज़ के टाइम पे भी ये हम लोगों ने देखे, हर किसी ने देखा होगा, मैं समझता हूँ कि हम लोग बकरा ईद आती है, एक्साइटमेंट होती, खासतौर पे लड़कों में। अभी तो लड़कियों में भी होने लगी है माशाल्लाह, पर खास तौर पे अपने जनरेशन के लोग जो इंस्टाग्राम में बकरा ईद को इतना प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, तो इससे माशाल्लाह लड़कियों में भी ये इंस्पिरेशन आ गई है, बकरों का शौक़ आ गया है। तो पहले जब हम लोग जब छोटे थे, अपनी मतलब एक एज के टाइम पे, तभी हम लोग देखते थे कि इसने ये बकरा लाया, उसने वो लाया, उसने वैसा लाया, इसने वैसा लाया। आप और मैं सब पहले तो बता दूं व्यूअर्स को कि हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं। मेरे छोटे भाई के क्लासमेट रहे हो आप, राइट? तो हम लोग का तो बचपन से बॉन्डिंग है। और जियाऊ भी बकरों के शौकीन है, ये भी मैं जानता हूँ। जियाऊ के घर पे मैं फर्स्ट टाइम गया था, वो भी उनके बकरे के ट्रीटमेंट के लिए आई गए, है ना? हाँ, तो ये बकरों का शौक़ सब में होता है, आप में भी है, मेरे में भी है। फाइनेंशियल इश्यूज़ जब आते हैं ना फैमिली में, तब इंसान, बच्चों के दिमाग में ये आता है ना कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं ये बकरा खरीदूंगा। तो वैसे ही मेरे भी अंदर था कि मैं जब बड़ा होऊंगा ना तो मैं ऐसा बकरा खरीदूंगा, ऐसा, खास तौर पे अंडुल, ऐसा अंडुल खरीदूंगा, अपने पैसे से खरीदूंगा। और मैंने एक टारगेट बैठाया था कि जिस दिन मैं अच्छा कमाने लगा खुद के बल पे जी, तो मैं इंशाल्लाह अपने शौक़ के बकरे खरीदूंगा। ओके। जैसा गाड़ियों का शौक़ होता है, वैसा बकरों का भी एक शौक़ होता है। एग्जैक्टली। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। जब कमाने लगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए, अपने पैसे से पहली कुर्बानी की, देवनार गए। एक बकरा खरीदने के लिए 48 आवर्स गए। ओके।
वो एक शौक होता है देवनार घूमने का हर किसी को। राइट। एक बकरा खरीदने के लिए 48 आवर घूमे और उसको 10 दिन इतना लाड़ प्यार किए कि उसके बाद ऐसा हो गया ना कि वो बकरे पालने का एक शौक ही बन गया। धीरे धीरे ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये आपका पहला गोट कब? 2014-15। ओके। हाँ 14-15 जब मैं जॉब करता था। अच्छा। और फिर उसके बाद में मेरा बिज़नेस था, आपको भी पता है, मोबाइल शॉप थी अपनी मुमरा में लॉकडाउन के पहले जी। और अल्लाह ने माशाल्लाह मुमरा से पहले से जोड़ के रखा है। बिल्कुल। बिज़नेस भी स्टार्ट किया था मोबाइल का भी, तो मुमरा से ही स्टार्ट हुआ। वो मोबाइल के बिज़नेस के दरमियान में ये बकरों का शौक़ हो रहा था अपना। ओके। लॉकडाउन के बाद इसमें टोटली बिज़नेस में आ गया फिर। नाइस। सो आपको पर्सनली कौन से ब्रीड का बकरा पसंद है? देखो मेरी फ़र्स्ट चॉइस बकरों में अगर देखोगे तो अभी आपके व्यूवर्स ब्रीड जानते नहीं है तो मैं बता दूं, कोटा बकरे होते, कोटा ब्रीड होती है जो कि सबसे इंडिया की प्राइड मानी जाती है क्योंकि उनमें एग्रेशन होता है, उनमें लुक होते हैं, उनमें कलर्स होते हैं। ओके। उनके कान वान की लंबाई अच्छी होती है, फेस कट्स अच्छे होते हैं उनके। तो कोटा इज़ अ ब्रांड। ओके। बकरों के फील्ड में कोटा ब्रांड। सेकंड सानेन ब्रीड इंडिया में जब बहुत कम लोगों ने देखे थे, 2015 में 16 में मैंने लाया था। अच्छा। और शौक से मैं पालता था। मुमरा में आएगा शायद ही किसी ने तभी देखा होगा। ओके। और मैंने उस टाइम पे एक सानन लिया, फिर 2, फिर 3, ऐसा करते करते मेरे पास कम से कम 5 से 6 सानन थे। अच्छा। और सानन आप घर पे? टेरेस पे। जब अपना टेरेस पे पूरा सेटअप हम लोगों ने बनाए थे। ओके। वो बस शौक था, दुकान से फ्री होने के बाद रात को टेरेस पे जाके बैठना है, बकरों के साथ रहना है। एक लेबर रखे थे, पूरा दिन वो संभालते थे, रात को हम लोग जाके दोस्त लोग बस ऊपर बैठ के पार्टी होती थी, बकरे देखते थे। ओके। हाँ तो वैसे ही चलता है। और सानियन सबसे महंगी ब्रीड होती है। ओके। तो मैंने जब शुरुआत किया ना तो सानियन मैंने ख़रीदा बहुत रिस्क लेके, क्योंकि आइडिया था नहीं पालते कैसा है, रखते कैसा है। धीरे धीरे उसी में फिर सीखते आगे बढ़े। ओके। सो आपको ये पहले तो आपने कोटा और सानिन ये दोनों के बारे में बात की है, तो आपको इसके बारे में आइडिया आया कैसे? उस वक्त की बात कर रहा हूँ। नो डाउट अभी तो आप इसके एक्सपर्ट हैं, इस बिज़नेस में हैं। देखो क्या होता है ना, जब वो बोलते ना नए लोग जब मार्केट में आते तो वो कुछ भी परचेज कर लेते। तो मैं भी पहले कट्टू का ही बकरा समझो पाल रहा था। क्या होता है अपने को ये पता था कि बकरा मिलता है देवनार में, देवनार के अलावा बकरा कहाँ मिलता है ये तो पता नहीं था। तो हम लोग देवनार गए, देवनार से जाके एक नॉर्मल सा बकरा लाए, उसको पाले। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, जो लोग शौक करना चाहते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे। हम लोग ने नॉर्मल बकरा लाए देवनार से, उसको पाले, इतना अच्छा खिलाया उसको, इतना अच्छा खिलाया, बट उसने एक लिमिट तक वेट गेन किया। उसके बाद वो एक लिमिट पे रुक गया, मतलब अब उसको कितना भी खिला लो वो बढ़ेगा नहीं। फिर मैंने वो बकरा अपने घर में नियाज़ या हकीके में कुर्बान कर दिया। तभी मेरे को किसी ने बताया कि भाई ये बकरा पालने नहीं होते, ये बकरे काटने होते, और पालने वाले बकरे अलग होते। अच्छा। तब धीरे धीरे, उस टाइम इंस्टाग्राम था नहीं, टिकटॉक नया नया आया था, फेसबुक पे OLX पे लोग बकरे सेल करते थे। अच्छा। मैं कार ढूंढ रहा था OLX पे, और अचानक से फिर मैंने देखा कि उसमें एनिमल्स का भी पहले ऑप्शन आता था, अभी नहीं आता खैर वो, तो उसमें बकरों के ऑप्शन आने लगे। तो साउथ मुंबई में कुछ लोग ट्रेडर्स थे जो सानियन सेल करते थे, कोटा ब्रीड के बकरे सेल करते, उनके यहाँ जाके उनसे ख़रीद के फिर वहीं से एक्सपीरियंस बढ़ता गया, फिर ग्रुप्स में ऐड होता गया मैं व्हाट्सएप के। ओके। तो धीरे 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 उसके ऊपर स्टडी करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपने से पूछते हैं। ग्रेट ग्रेट, वेरी इंस्पायरिंग। सो दानिश भाई, हर बार मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ बकरा ईद ख़त्म होते साथ कसाई जितने भी होते हैं, हाँ। वो नोटों के बंडल्स पे सोए हुए दिखते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्रेडर्स जो होते हैं बकरे के, वो भी ऐसे गोल्ड्स के वो प्लेटेड होते हैं। मैंने लास्ट टाइम बहुत सारे मीम्स देखा था इंस्टाग्राम पे ऐसे। अच्छा, तो मीम्स देखे थे? मीम्स देखा था मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पे। तो आपका क्या सीन है, मतलब क्या करते हो आप, कैसे पार्टी मनाते हो? देखो मैं सच बताऊं, मैं इनवाइटेड हूँ या नहीं इस बार? हाँ ऑब्वियसली, आप तो हर बार इनवाइटेड हो। नहीं, आफ्टर बकरा ईद, आफ्टर बकरा ईद, एनी आफ्टर द प्रॉफिट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या प्रॉफिट हो जाता है आपका या इन जनरल, आप जैसे ट्रेडर्स का, जोक्स अपार्ट। मैं इस पे एक बात बताऊंगा, ये बिजनेस जो है ना, ये ऐसा समझो आपको कांच पे चल रहा है, कभी भी चुभ सकता है। राइट। क्योंकि ये लाइफ स्टॉक का बिजनेस है। लाइफ स्टॉक का बिजनेस करना इजी नहीं है, बहुत टफ है। क्या होता है, कौन सा स्टॉक? लाइफ स्टॉक मतलब जिंदा जानवर का बिजनेस है। नहीं तो लाइफ स्टॉक का कोई भी, जैसे चिड़िया बेचते लोग, बर्ड्स बेचते, ये सारे लाइफ स्टॉक बिजनेस में आते हैं। ओके। तो लाइफ स्टॉक का बिजनेस आप जब करते हो ना, तो उसमें 100% लॉस का प्रॉब्लम होता है। तो बुटीक वगैरह जो भी बिजनेस अगर लोग करते हैं तो उसमें लॉस फैक्टर होता है ना, जो
वो क्या होता है कि 500 की चीज़ 300 में बिक गई, या यही होता है ना। लाइफ स्टॉक में क्या होता है कि आपने एक जिंदा चीज़ रखे हो, एग्जैक्टली अगर वो मरी तो अगर वो 20,000 की है तो आपका पूरा 20,000 नुकसान है। तो ये होता है सबसे बड़ा रिस्क। क्या मैंने ना लॉकडाउन में देखा, एक्चुअली बिजनेस मैंने लॉकडाउन के पहले ही शुरू किया था, छोटे स्केल पे शुरू किया था। लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद मैंने देखा बहुत से लोग ये फील्ड में आना चाहे, क्योंकि लोगों को लगता है बहुत इजी है, पैसा लगाना है, बकरा लाना है, हर किसी को लगता हाँ, है दूसरे के बिजनेस बहुत इजी है। हाँ, जब वो खुद एंटर करते हैं तो उनको पता चलता है एक्चुअली। तो ये लास्ट 2-3 साल मैंने देखा था ना कि लोग सोचते कि 1 महीने में हम लोग कमा के निकल जाएंगे, बकरे ले आएंगे, बेचेंगे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। पहले आपको परचेसिंग जाननी है कि आप क्या परचेस कर रहे हो, कितने में परचेस कर रहे हो, और वो आगे सेल कितने में होगा, आपको इसका नॉलेज ज़रूरी है। Exactly. दूसरा, उनके मेडिकेशन का नॉलेज सबसे ज़रूरी है। अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं आता है और आप सोच रहे हो मैं बकरे ला के बेच लूँगा, अगर आपने 50 बकरे लाए जिसमें से अगर आपके 10 बकरे भी अगर मर गए तो आपका प्रॉफिट तो गया ही, और उसके बाद अगर कुछ हुआ तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हो वो भी जाना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली मैक्सिमम लोग देखो, आपने सुने होंगे कि बकरे के बिजनेस चालू किया था, लॉस हो गया, इतना लाख डूब गया, उतना लाख डूब गया। तो उसका रीज़न यही है, आपको इस बारे में पता है नहीं, आपने स्टार्ट कर दिए। आपका ये तो है नहीं कि बुटीक खोले, नहीं चली, बंद होगी, जो स्टॉक पड़ा है कम में बेच दिए, ये वैसा नहीं है। ये तो आपका लाइफ स्टॉक है, ये अगर मरा तो आपका टोटल लॉस है। एग्जैक्टली तो पहले इसको समझो, इसको सीखो। हम लोग ने ना ग्राउंड लेवल पे मजदूर की तरह मजदूरी की है, इसलिए आज सक्सेस हुए। तो अगर जिसको बकरे का बिजनेस करना है ना, तो उसको बकरों की बास में भी रहना पड़ेगा, उसको बकरों का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, उसको सीखना भी पड़ेगा, उनकी हेल्थ कैसी मेंटेन रखनी है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ आने के बाद में उनको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें। जियाऊ देखो, आप अगर बॉम्बे से दिल्ली ट्रैवल करते हो फॉर एग्जांपल ट्रेन से, वहाँ जाने के बाद आपको कुछ करने का मन होगा क्या? ना खाने का मन होगा, ना कुछ, सिर्फ स्ट्रेस रहेगा, आराम करूँ। तो ये जानवर एक साथ 40-50 एक टेम्पो में आते तो उनको कितना स्ट्रेस होगा। बराबर। तो ये सब नॉलेज लेना ज़रूरी है। डायरेक्ट बिजनेस कोई नहीं चालू करना। जिसको भी ये बिजनेस करना है, पहले खुद पालो, सीखो, उसके बाद करो। एग्जैक्टली। तो दानिश भाई, मुझे आपको एक ऐसा इमोशनल स्टोरी बताओ कि कोई बंदा आया आपके पास और वो बकरे लेने के बाद इतना खुश हो गया, रो के गया, या फिर कभी आप रोए आपका बकरा बेचते हुए। तो कुछ इमोशनल चीज़ें बताइए आप मुझे। देखो, मैं पहले अपनी बताता हूँ कि मैंने पहला बकरा जो पाला था ना, वो मैंने अपने घर के अंदर पाला था। ओके। ठीक है, बहुत छोटा सा बच्चा लाया था और घर वालों से लड़ झगड़ के पाला था, क्योंकि घर के अंदर एक एनिमल को रखना घर वाले लोग के लिए बहुत स्ट्रेस हो जाता है। वो मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ आपके साथ। ये आपने भी किए हो। और तभी सेम मेरा भी वही था कि मेरे को भी कोई नॉलेज नहीं था कि बकरा बीमार हो रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। और फिर उसकी साफ़ सफाई सबसे बड़ा हैप्टिक होती है कि उसकी साफ़ सफाई रखना घर के अंदर। और अपन अपनी मम्मी को नहीं बोलेंगे ना कि साफ करो, फिर भी अपनी मम्मी अपने को हेल्प कर लेते, ठीक है। अपनी अगर शादीशुदा है तो वाइफ भी हेल्प कर दे। मेरी वाइफ ने इसमें मुझे सपोर्ट करी है। मैंने घर के आपकी वाइफ को पर्सनली बकरे पसंद है? बिल्कुल नहीं पसंद है। नहीं। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। बहुत डिफिकल्ट रहा है, बट वो बस मेरे शौक की वजह से। हम लोग फिर भी, मेरी वाइफ तो ठीक है, वो मान जाती थी। मम्मी का सबसे बड़ा टेंशन था। हाँ, मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद है कि घर के अंदर गंदगी हो या कुछ ऐसा। अभी कैसे? अभी ठीक है, अभी क्योंकि घर के अंदर है। रीज़न फार्म डालने का यही था कि घर वालों ने घर से बकरे के साथ निकाल दिए थे कि अब अगर घर पे बकरा रहेगा तो तुम भी नहीं रहना। ओके। तो इसलिए टेरेस पे सेटअप किए, टेरेस से सेटअप फिर और कहीं किए, फिर फार्म डाले, तो वो ऐसी जर्नी चलती रही। तो वही बात है कि बकरा घर पे लाके पाले, उसके बाद उसको 1 साल 1.5 साल लाड़ प्यार से पाल के, अब यकीन करोगे कुछ दिनों बाद जब वो बड़ा होने लगा और घर में वो ज़्यादा मस्ती करने लगा, तो मैंने उसको अपने शोरूम के अंदर पाला था। मोबाइल का शोरूम जो अपना था, उसके पीछे उसके लिए जगह बना के वहाँ पाला था। शायद आपने देखे भी होंगे। तो वैसा मोहब्बत है, जानवर से मोहब्बत होनी चाहिए तो ही कर सकते हैं, वरना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर जब उसको कुर्बान किए ना, वो पहला साल था, मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मैंने कुर्बानी किया। कुर्बानी क्या होती है पता है? ये देखो, आज नहीं पाल सकते, ये अपनी मजबूरी है। वरना एक्चुअल कुर्बानी ये होती है कि एक बच्चे की तरह उसको आप पालो, उसको बड़ा करो, उससे इमोशंस होने चाहिए आपके, और उसके बाद वो कुर्बान होना चाहिए। ओके, ठीक है। मी बीइंग अ मुस्लिम, मुझे पता है ये चीज़। अब मैं आपको एक नॉन मुस्लिम का पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूँगा और आप मुझे इस पर क्लैरिटी दो कि ये मैं उनको कैसे समझाऊँ। मुस्लिम कम्युनिटी में, हमारे रिचुअल्स में, हमारे होली बुक्स में ये लिखा हुआ है कि उसको एकदम बच्चे की तरह पालो, उसके साथ इमोशंस जोड़ो और उसके बाद काट दो।
ये हमको सिखाया गया है सैक्रिफाइस के तौर पे कि आप Yes, अपनी exactly. चीज़ को सैक्रिफाइस कर रहे हो, दैट इज़ कुर्बानी जिसे हम कहते हैं। एग्जैक्टली। बट इसको जो कुछ हेटर्स हैं सोशल मीडिया पे जो हेट चलाते हैं कि पहले लाते हैं फिर उसको पालते हैं फिर उसको इतना बुरी तरीके से काट देते हैं, तो इस पे आप पॉजिटिव रिप्लाई कैसे दोगे कन्विंस करते हुए कि क्या है ये? देखो, मैं अपने रिलीजियस के हिसाब से बताऊँ ना अगर, तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ठीक है। और उस वक्त ये कहानी अगर उनको जिनको पता है तो वो आपको ये सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है, नॉन मुस्लिम। मुझे भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हेटर्स लोगों के, खासतौर पे बकरा ईद के सीज़न के टाइम एग्जैक्टली बहुत सारे उनको ऐसे साल भर याद नहीं आता हाँ। है कि KFCs में वो जाके खाते हैं, हाँ, चिकन में right. मैकडोनल्ड्स में वो खाते हैं और खुद मटन शॉप से खरीद के खा रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ। उनको उस वक्त वो याद नहीं आता है। बट जब हम एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हम लोग 25 to 30,000 एक एवरेज, बहुत कम बोला मैंने, एक इंसान का इतना खर्चा होता है, वो पैसे डाल के वो बकरा ईद में बकरा ख़रीदता है और उसको कुर्बान करता है और उस गोश्त को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये बहुत सारे गरीबों को उस वक्त साल भर में एक 8-10 दिन, अगले 10 दिन तक शायद वो लोग गरीब लोग जो कभी साल भर में खा नहीं पाए शायद गोश्त, उस वक्त उनको मौका मिलता है। पॉजिटिव रिप्लाई तो आप ही ने दे दिए कि Exactly. उसका गोश्त हम लोग हमारे पास रख के उसको डबल तो नहीं करते। एग्जैक्टली आई गेस कुर्बानी जो अपने घर पे होती है उसमें से 95% गोश्त गरीबों में तकसीम हो जाता है। एग्जैक्टली आप या मैं एक अक्खा बकरा महीना भर भी नहीं खा पाएंगे घर पे रख के, है ना। तो वो जाता है गरीबों में। अल्लाह जो करता है सोच के करता है, बेहतर करता है। ये बात तो है ना कि अल्लाह ने अगर कुछ किया है तो वो बेहतर है। कुर्बानी भी यही रीज़न है कि लोगों तक गोश्त जाए, लोगों का पेट भरे, कहीं ना कहीं लोगों के पेट में वो। आज गोश्त आप एग्जांपल लो, बकरे के गोश्त का रेट क्या है? 700-800 रुपीज़ है कुछ। 800 रुपीज़, ठीक है। जी। एक नॉर्मल 5,000 7,000 10,000 कमाने वाला बिल्कुल नहीं ले afford कर सकता। है। जब ये चिकन कुर्बानी खाना होती मुश्किल ना, होता है। हाँ, जब कुर्बानी का टाइम आता है ना तो उन लोगों को एक उम्मीद होती है, एक आस एग्जैक्टली होती है कि कोई हमारे घर पे बकरे का गोश्त आएगा, आज हम लोग बकरे का गोश्त खाएंगे। एग्जैक्टली तो चीज़ें यही है। कुर्बानी जो होती है वो हमारा एक रिलीजियस मैटर है, वो हमारा पर्सनल रिलीजियस मैटर है। उसमें किसी को कोई उंगली उठाने का राइट्स नहीं है, पहली बात। और वो बच्चे की तरह पाल के जो कुर्बान कर रहे हैं ना, वो हम जानते हैं, हमारा रब जानता है कि वो हमने कुर्बानी दी है। एग्जैक्टली। सो जो फार्मर्स होते हैं जो गोट फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, और बकरा ईद में ये जो ट्रेडर्स होते हैं बड़े सिटीज़ से जाते हैं जंगल्स में जहाँ पे ये फार्मर्स से अपने गोट लेके आते हैं, तो मैं अपने ऑडियंस को और मेरे थ्रू में सारे ही नेशन वाइड ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये 90% फार्मर्स नॉन मुस्लिम्स होते हैं। सो दे आर द ब्रेड विनर्स ऑफ देयर फैमिली, एंड वो ये चीज़ साल भर बस इतना ज़्यादा अच्छे से इसको ट्रीट करते हैं, अपने बकरे को पालते हैं, सब कुछ करते हैं कि एक पॉइंट के बाद देयर विल बी अ सीज़न कॉल्ड बकरा ईद। मुस्लिम कम्युनिटी का सीज़न है जो लोग आएंगे और ख़रीदेंगे और उनके घर पे उसके बाद पैसे आएंगे। सो unnecessary hate से बेटर है we as an educated civilians of India we should promote more of religious harmony than to defame anyone just because we have a mobile phone and an Instagram handle with a bed, and bed के अंदर वो कंबल में लेट के we are just commenting wrong things about others. So I would request my educated Indian people to know the behind the scenes of what exactly it is. Thank you. So now we'll continue with some funny rapid fire questions with दानिश भाई. So दानिश भाई, सबसे ज़्यादा नखरे वाला बकरा कौन सा था आपके फार्म पे? नखरे वाला जी, रॉकेट। अच्छा, रॉकेट था मतलब वो है अभी या था? था। ओके, मैं आपको बताता हूँ, हमारे फार्म पे ना कुछ शो स्टॉपर्स गोट्स होते हैं, ठीक है। मेरे फार्म पे एग्जैक्ट अगर आप अभी देखोगे ना तो 700 के करीब बकरे, ओके, जिसमें पूरा साल मेरा ट्रेडिंग पूरा साल चलता है। लोग हम लोग से लेके हमारे फार्म पे ही पालते भी उसको और कुर्बानी के टाइम अपने घर लेके आते, ठीक है। रॉकेट जो बकरे की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो बकरा भी मैंने अपने घर पे रखा था, ठीक है। वो सेकंड बकरा था जो मैंने अपने घर पे ज़बरदस्ती रखा था, ओके। और वो जिंग ब्रीड का था। जिंग ब्रीड आप जानते हो, कश्मीरी जो बाल वाले होते हैं, हेरी होते हैं बहुत सारे, और छोटे सी होते हैं ओके, वो बहुत क्यूट होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। तो उसको मैंने जब फार्म पे रखा था ना, तो फार्म पे उसको कुछ डिजीज़ लगना शुरू हो गई थी और वो बीमार होने लगा था। तो मैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ख़ास उसको अपने घर लेके गया और उसको मैंने अपने घर पे ही उसका ट्रीटमेंट किया। और माशाल्लाह माशाल्लाह टिकटॉक पे
मैं समझता हूँ जब भी फर्स्ट वीडियो किसी गोट की होगी जो मिलियंस में क्रॉस हुई थी। ओके। हाँ, आई गेस 12 है वो मिलियन। वीडियो आपके पास? हाँ, Okay. है वो वीडियो 12 मिलियन के आसपास गई थी वो वीडियो। और वो माशाल्लाह उसके नखरे इसलिए बता रहा हूँ ना कि उसको हर 3 दिन में शैम्पू, कंडीशनर, सीरम हर 3 दिन में लगता था। अच्छा। और माशाल्लाह उसकी खूबसूरती उसके बाल थे। अगर उसके बाल में गुच्छा हो जाए तो फिर उसकी खूबसूरती ख़त्म। एग्जैक्टली। तो मैं जब उसको घर लेके गया था तो मैं और मेरी बेटी हम लोग दोनों मिलके उसको नहलाते थे एवरी थर्ड डे। एवरी थर्ड डे। उसके बाल स्मूथ करते थे, उसको ब्लोअर मारते थे नहलाने के बाद। बहुत उसके नखरे उठाए और उसको 6 महीना 7 महीना मैंने अपने घर में रखा था और उसको इतना नखरे से रखे थे और वो एक फैमिली हो गया था। मतलब वो बकरों की तरह खाना बंद कर दिया था, वो इंसान की तरह खाना, चाय पाँव खा रहा, मस्का पाँव खा रहा। तो ये शौक था, घर पे भी शौक पूरा हुआ। अच्छा। माशाल्लाह ऐसा। हाँ, सही है, सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कोई ऐसा बकरा जो भाग गया हो आपके फार्म से, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि बाउंड्रीज होती है लगभग फार्म पे हमारे। ओके। तो फार्म से भागना बकरे का पॉसिबल नहीं है। बकरे और बकरा खुलता भी है ना, तो वो लोग अपना ग्रुप छोड़ के नहीं जाते। वो अगर समझो अपने केज से या अपनी जगह से बाहर भी निकला है तो वो उतने ही एतराफ़ में घूमेगा जहाँ पर उसको बकरी दिखेंगे, वो उनसे Okay. दूर नहीं जाएगा। ओके। एक हादसा हुआ था मेरे यहाँ पर, फीमेल एक हम लोगों ने मंगवाए थे, गोट फीमेल थी। वो ट्रांसपोर्ट की ट्रक टेम्पो से आई, टेम्पो से उतरी, वो फार्म के अंदर एंटर हुई और हम लोग वो डिहाइड्रेट थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो गई थी, तो हम लोग ने उसको खुला ही छोड़े थे। वो डर के मारे भागी और कूद गई थी क्योंकि अपने मुमरा में जब फार्म था तो उसके Okay. पीछे खाड़ी थी। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ पर कूद गई थी। लेकिन मेरे फार्म पे एक हीरो है जो मेरा डॉग लियो, अच्छा। उसने अपने दांत से खींच के उसको खाड़ी से बाहर लेकर आया था। ओके। तो वो एक हादसा मुझे याद है, बस उसके अलावा कभी कोई ये हादसा नहीं। इंसिडेंट्स का कोई विजुअल्स है आपके पास, वीडियो ऐसा उसकी कुछ? कोई वीडियो नहीं है क्योंकि Okay. वो एकदम अचानक हुआ था। अच्छा। हम लोग बस उतारे उसको, अपने काम में लगे थे और वो जंप कर दी और खाड़ी के अंदर जंप की। तो कैसा हम लोग जा सकते हैं? हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से कुछ पकड़े, यहाँ से तो रस्सी ये डाले। जो डॉग जिसकी आपने बात जी। किया, ये आपका ओन डॉग है ये डॉग जो आप पालते हो या ऐसा स्ट्रीट? नहीं, ये डॉग एक्चुअली ये है स्ट्रीट डॉग। Okay. बट ये बचपन से पला अपने फार्म पे ही और आज वो 6-7 साल का हो गया है और इतना मैच्योर्ड है ना वो कि आप कभी उसको देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो स्ट्रीट डॉग है। ग्रेट। सो आजकल तो ये ट्रेंड बन गया है कि लोग फैमिली के साथ आते हैं बकरा खरीदने के लिए। पहले इट वाज ऑल अबाउट मेल डोमिनेंट कि बस घर के लड़के जाएंगे और ऐसा। तो अभी ऐसा कभी हुआ है कि कोई लड़कियां आई है और वो बकरे को देख के एकदम ओ फील कर रही है, वाओ फील कर रही भाई है? आप मेरा इंस्टाग्राम चेक नहीं करते शायद। नहीं ज़्यादा नहीं देखा हूँ मैंने। एक्चुअली पहले ये था कि Okay. लोग लड़के ही जाते थे बकरे लेने, अभी वैसा नहीं रहा। मैक्सिमम फैमिलीज आती है और एक फार्म पे लोगों को कंफर्टेबल फील होता है। क्या होता है, मंडी में फैमिली जाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि रश होता है, गंदगी होती है। दैट्स वाई दे चूज़ फार्म के फैमिली को लेकर जाएंगे, वहाँ बैठेंगे सुकून से, चॉइस करेंगे बकरा, वेट करेंगे और अपने पसंद का बकरा लेकर वहीं रखेंगे, जिस दिन मंगवाना है मंगा लेंगे। वो इजी एक प्रोसेस हो गया लोगों के लिए। और ये हुआ है लॉकडाउन के बाद से कि लॉकडाउन ने लोगों को आदत लगा दी है कि मंडी छोड़ो, अब सीधा फार्म जाओ। तो फैमिलीज मेरे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह डेली फैमिली कस्टमर्स आते हैं और कुछ शौकीन भी है जो फीमेल लोग। एक मेरे इंस्टाग्राम पे आप चेक करना कभी, मायरा शेख करके, मेरे फार्म के जितने बड़े बकरे हैं ना मैक्सिमम वो सारे उनके, ओके। जो 140-150 kg अंडुल गोट्स, मतलब अच्छा। लाखों रुपए के बकरे वो। तो उनका शौक है, वो अपने फार्म पे रखते हैं, अपने से ही खरीदते हैं और अपने पास ही कंटिन्यू रखते हैं। और ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं, मैंने फार्मिंग करते हुए भी देखा हो। बहुत सी ऐसी फीमेल गांव में है जो खुद फार्म चला रहे हैं, हस्बैंड एक्सपायर हो गए या जो भी XYZ उनकी पर्सनल कहानी, बट वो लोग खुद फार्मिंग कर रहे हैं, बकरे पाल रहे, राइजिंग कर रहे हैं उनको। तो बहुत लोग हैं और शौकीन भी आप देखोगे ना तो मेरे कस्टमर्स जो आते हैं ना उनमें बच्चे ज़्यादा है, ठीक है। वो अपने डैडी मम्मी को ज़िद करके लेकर आते हैं कि बकरा लूँगा तो वहीं से लूँगा। आप अगर अभी इंस्टाग्राम मेरा चेक करोगे ना तो बच्चों के साथ मेरी वीडियो ज़्यादा है। ओके। और कुछ बच्चे बस ये है कि विज़िट तो करूँगा फार्म पे, बकरा दिलाओ मत दिलाओ वहाँ से, लेकिन विज़िट तो वो फार्म पे करूँगा। उसमें ख़ास तौर पे लड़कियाँ भी होती है, छोटी छोटी बच्चियाँ। तो माशाल्लाह शौक़ अभी सब में इक्वल है। एग्जैक्टली। तो दानिश भाई, बकरों के लिए अगर एक ईद फैशन शो हो, बकरा ईद फैशन शो, तो इसमें टॉप कैटेगरी क्या होगी? मतलब किस रैंकिंग के हिसाब से उस बकरे को प्राइजिंग दिया जाएगा?
उसके कलर के लिए, उसके हाइट के लिए, या उसके एटीट्यूड के लिए, या उसके ब्रीड के लिए? अभी आपने रैंकिंग की अगर बात की हो तो फर्स्ट ब्रीड मैटर करती है, ठीक है, और उसके बाद उसका कलर, उसका मेंटेनेंस, आपने उसको कैसे पाले हो। बकरा गांव में भी है, बकरा बॉम्बे में भी है, बट बॉम्बे में बकरा महंगा क्यों है? क्योंकि वो पाला हुआ है और उसके ऊपर उतने उसके नखरे उठाए गए। तो डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से पाले हो। ओके, अच्छा, जैसे मंडी और फार्म में क्या डिफरेंस है? मुझे ऐसा लगता है कि फार्म के बकरे जो होते हैं वो महंगे होते हैं कंपैरेटिवली मंडी से। सही है ये मिथ है आपका। अच्छा, क्योंकि फार्म के बकरे आप अगर देखने जा रहे हो, ठीक है, पहले आपको बकरे क्लीन मिलेंगे, सबसे पहली चीज़ साफ़ सुथरे अच्छे बकरे मिलेंगे, ठीक है, नो डाउट। फार्म पे आपको बार्गेनिंग करने वाला ऑप्शन नहीं होता है, ख़ास तौर पे खस्सी बकरों पे, ठीक है। ओके, आपने बकरा देखा, पसंद किया, वेट मशीन पे उसको डाले, एक रेट रहता है, कोई 550 से, कोई 650 से, जैसे बकरे वैसे, ठीक है। तो वो आपको डायरेक्ट अपने वेट से कैलकुलेट करना है। आपको ये पता रहेगा कि मैंने कितने किलो का बकरा खरीदा हो। यही जब आप मंडी जाते हो, आप साल में एक बार बकरा खरीदते हो, आप बकरा देख के बता सकते हो वो क्या वेट पे है? नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आपने अच्छा हैवी वेट ले लिए कम पैसों में तो आपका प्रॉफिट है, वरना आपका तो लॉस ही है। जब आप वज़न करोगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने तो महंगा खरीदा, फार्म पे ही सस्ता मिल रहा था। ओके। और देवनार जैसे मंडी है, ठीक है, वहाँ पर आप भी जानते हो कि आप अगर वहाँ जाओगे, बकरे पे हाथ रखोगे तो बकरों का रेट क्या बताते हो लोग। फिर वो बार्गेनिंग की एक लाइन होती है, बैठते लोग टाइम पास करते हैं, 3-4 घंटा एक बकरा खरीदने में लगता है। फार्म पे बकरे सस्ते हैं। अच्छा, सो ये जो पर केजी के हिसाब से सेल होता है फार्म पे खस्सी बकरे जो होते हैं ना, अंडुल नहीं, खस्सी बकरे पर केजी के हिसाब से सेल होते हैं। ओके, तो सारे खस्सी बकरों के पर केजी का जो अमाउंट है वो सेम रहता है या उसमें भी डिफर करता है? डिफरेंस होता है, ब्रीड के हिसाब से डिफरेंट करता है। ब्रीड के हिसाब से डिफरेंस होता है, और सेम ब्रीड में भी क्वालिटीज़ होती है। अभी मुमरा में एक लोगों को है ना, खास तौर पे मैं मुमरा की बात करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रेडिंग मेरी मुमरा में होती है, और मुमरा के बाहर तो माशाल्लाह बहुत होती है, बट फिर भी 30% सेल मेरा मुमरा का रहता है। और मुमरा में मैंने बहुत मेहनत की। आपका ये फार्म मुमरा में ही है? अभी भिवंडी में। ओके। शुरुआत तो मुमरा से हुई, फार्म मुमरा में ही था, बिजनेस बकरा ईद में हम लोग मुमरा में ही करते हैं। ओके, ठीक है, बाकी पूरा साल भिवंडी में अपना जो फार्म है वहाँ पर होता है। और मुमरा के बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो भिवंडी आके अपने से परचेस करते हैं, फिक्स कस्टमर्स हो गए माशाल्लाह। तो मुमरा में एक है ना, लोगों को है ना कुछ टाइम से एक दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सस्ता बकरा, सस्ता बकरा। देखो, सस्ता अच्छा होगा ये पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हो, है ना। अगर वो ज़ारा और जूडियो को कंपेयर करोगे तो एग्जैक्टली तो लोग सोचते बकरा तो है, निकलेगा तो गोश्त ही। तो वैसा नहीं होता है। खूबसूरती भी कोई चीज़ होती है बकरे की क्वालिटी कोई चीज़ होती है। वाइट बकरा अगर दो खड़ा है तो ज़रूरी नहीं दोनों सेम है, दोनों की परचेसिंग भी अलग होती है, दोनों की क्वालिटीज़ भी अलग होती है, दोनों की खिलाई पिलाई अलग की गई होती है। नॉर्मली बकरा कसाई की दुकान पे भी मिलता है, अगर सस्ता ही लेना है तो कसाई की दुकान से भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली। और हम लोगों का जो खास तौर पे मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, मेरा बिजनेस बाद में, ये शौक पहले, तो मेरा फोकस क्वालिटी पे ज़्यादा रहता है और लोगों की पसंद में। मेरे साथ जो कस्टमर्स भी, मेरे एक क्लाइंट बेस जो है ना, वो क्वालिटी कस्टमर है, उनको चाहिए पसंद वाला बकरा, मतलब वो 10 में फिर एक अपने को पसंद आना चाहिए वैसा बकरा। तो हम लोग ज़्यादातर क्वालिटी पे काम करते हैं। हाँ, मैंने सस्ते बकरे भी बेचा हूँ मुमरा में, लास्ट के 6 दिन 7 दिन सस्ते बकरे भी हम लोग बेचते हैं, ठीक है। बट मैं समझता हूँ उसमें ना ही मेरा कोई प्रॉफिट है, ना ही कस्टमर का कोई प्रॉफिट है। कान यहाँ से पकड़ो, वहाँ से पकड़ो, वही बात होती है। ओके। तो सस्ता दिखा के अपने फार्म पे खींचना वो मेरा काम ही नहीं है। तो दानिश भाई, बकरा ईद के सीज़न में हमारे इंडिया के किसान जी, फार्मर्स को कैसे फ़ायदा होता है? देखो, एक्चुअली फ़ायदा इंडिया के किसानों को ही है, ठीक है, जो गोट फार्मिंग करते हैं। और फार्मर्स वही बोले जाते हैं जो किसान होते हैं, गांव में फार्मिंग करते हैं, जो ब्रीडिंग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं बकरियों के, उसको रेस करते हैं, बड़ा करते हैं, और फिर वो बॉम्बे में आते हैं। ओके। तो इनिशियली आप देखोगे बकरा ईद में जितने बकरे बिकते ज़्यादातर सारे फार्मर के घर से ही बिकते, तो सारा फ़ायदा फार्मर्स का ही है, सबसे बड़ा प्रॉफिट फार्मर का है, ठीक है। उसके बाद मीडिएटर्स जो होते हैं उनका है। हम लोग लास्ट में ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग ट्रेडर्स हैं, वी आर नॉट फार्मर्स, वी आर ट्रेडर्स। एग्जैक्टली। तो हम लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा कुछ परसेंट होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट फार्मर्स का ही है उसमें। ओके जी। सो फार्मर्स वेट करते होंगे इस सीज़न के लिए?
हाँ, वो वेट करते हैं क्योंकि उनका पूरी लाइफ उसी पे चलती है। Okay. ठीक है, वो लोग इस साल जो बेचने के पहले नेक्स्ट ईयर की तैयारी भी रेडी रखते हैं वो लोग। ओके। हाँ, तो आप कभी अगर हम लोग है ना जंगल जाते बहुत अंदर, मतलब इंडिया में आज भी इतनी गरीबी है, वो हम लोग को ये फील्ड ग्राउंड लेवल पे देखने के बाद, घूमने के बाद आज भी कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कई जगहों पर पानी की सहूलत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को ये बकरों के चक्कर में जा के देख कर पता चला। ओके। इंडियन गवर्नमेंट को आपको लगता है एक्टिवली इस सीज़न को, इस बकरा ईद के सीज़न को इंडियन गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से और एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए, ताकि ये फार्मर्स जो ग्राउंड लेवल पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, गोट ब्रीडिंग, और ये ब्रीडिंग हमेशा से इंडिया का एक कल्चर रहा है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको फार्मिंग के लिए, फार्मर्स को। ठीक है, Okay. वो लोग उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। ओके। और कुछ लोग सब्सिडीज, फार्मिंग एज इन बकरे की फार्मिंग की बात कर रहे हैं आप? बकरे की फार्मिंग। अच्छा। यस, उसमें भी उनको सब्सिडीज मिलती है। Okay. उनको फार्म बना के मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। फार्मर्स के लिए सपोर्ट है। Okay. फार्मर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। सपोर्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए फार्मर्स के लिए। एक ये कि जब फार्मर्स अपना वहाँ से माल बेचता है, ठीक है, वो बॉम्बे या किसी भी स्टेट में जो जाता है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ वर्स्ट है इंडिया में। ट्रांसपोर्ट के बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाए ना, तो फार्मर्स का भी नुकसान नहीं होगा, यहाँ ट्रेडर्स का भी नुकसान नहीं होगा। बहुत बार ये देखा जाता है बकरा ईद के सीज़न में कि ट्रक्स भर के गोट आ रहे हैं एंड चेक नाकाओं पे रुका दिया जाता है। एक्चुअली वही बता रहा था मैं। हाँ, इस पे आप थोड़ा सा लाइट डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों का स्ट्रगल दिख क्या है एज ए ट्रेडर। मैं आपको इसी टॉपिक पे बताना चाह रहा था कि जो ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको बताया ना, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम क्या है, एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट लॉ, ठीक है, उसमें कुछ नॉर्म्स है कि आप इतने नंबर्स ऑफ गोट्स ला सकते हो। ओके। तो वो जो नंबर्स ऑफ गोट्स वहाँ से गवर्नमेंट के हिसाब से लाए ना, तो वो एक बकरे के पीछे 10,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। अच्छा। तो वो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। और गवर्नमेंट की आड़ में कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी के लोग उसका फ़ायदा उठा रहे, वो ट्रक्स को रुकाते हैं, वो लोग वसूली करते हैं। उनको जब वसूली नहीं मिलती है तो वो लोग उसके ऊपर केस के लिए पुलिस कस्टडी में डाल देते हैं। ठीक है, ओके। कि स्टॉक ज़्यादा है ट्रक में, किसी ना किसी बहाने से, बहुत सारे उसमें बातें हैं, बोलते ना। एग्जैक्टली, देयर आर मेनी लूप होल्स जो आप पकड़ नहीं सकते। हाँ, और वो सही हो नहीं सकते। वो गवर्नमेंट चाहेगी तभी सही होगा। एग्जैक्टली। इस चक्कर में फ़ायदा कोई और लोग उठा रहे हैं। ओके। अब रिसेंटली कुछ गाड़ियाँ हमारी पकड़ी गई थी, जो गाड़ी का ट्रांसपोर्ट वहाँ से यहाँ 50,000 रुपया है। मेरे को वो गाड़ी का ट्रांसपोर्ट का खर्चा 1 लाख रुपया पड़ गया, क्योंकि बीच में रास्ते में मुझे उनको पैसे देने पड़े। ओके। जो कि अगर वो पैसा गवर्नमेंट को जाए ना, तो वी आर सेटिस्फाई। ओके, जो कि नहीं पहुँच रहा है, जो नहीं, वो गवर्नमेंट तक पहुँचता ही नहीं, और गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल ही नहीं है। Okay. वो पैसा पहुँचता है किसी न किसी संगठन को। Okay. जिससे हमारा नुकसान हो रहा है, और काफ़ी हद तक हो रहा है। आपका नुकसान हो रहा है बेसिकली। तो हम जैसे बायर्स जो आपसे बकरा खरीदते हैं, जिनका हमेशा कंप्लेंट रहता है कि इतना महंगा बकरा क्यों है, तो ऑफ कोर्स जब आपको वो महंगा आ रहा है तो हमें भी वो महंगा ही खरीदना पड़ेगा आपसे। राइट। सो दानिश भाई, आप, अगर मैं आपसे पूछूं, आप इस इंडस्ट्री में आई गेस 10 years प्लस से हैं जी, तो इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? गवर्नमेंट इस पे क्या ऐसा कुछ कानून बना सकती है, या फिर क्या ऐसा कोई कंट्रोल हो सकता है जिससे फार्मर्स के लिए भी इजी हो जाए और आप जैसे ट्रेडर्स के लिए भी ये इजी हो जाए ट्रांसपोर्टेशन, और जो ख़रीदने वाले हैं, जिनको कुर्बानी देना है, जिनको सैक्रिफाइस करना है, वो लोगों के लिए भी सस्ता मिल जाए। और देखो, इट्स नॉट अबाउट कि बकरे का गोश्त सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी खा रही है। बकरा इज़ बेसिकली, आप किसी भी कम्युनिटी के लोग हो जो नॉनवेज खाते हैं वो सब लोग। एग्जैक्टली। तो बाकी सभी लोगों के लिए भी शायद ये सस्ता हो जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली। देखो, ऐसा है ना, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ इस बारे में बोलने के लिए। ओके। लेकिन एक बात है जो दिल में, इंडिया में अपनी कम्युनिटी के लोग जो एक अच्छे लेवल पे है पॉलिटिक्स में, ठीक है, उनको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और उनको इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि ये इजी कैसा हो। ट्रांसपोर्टेशन का जो भी प्रॉब्लम होता है, ये इजी कैसा हो, और ये ज़्यादातर गुजरात में होता है। ओके। ठीक है, तो उसके ऊपर हमारे लोगों को, जो हमारे कौम के बड़े लोग हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है ना, अपने कम्युनिटी में लोग सब अपना अपना देख रहे हैं।
Exactly. सबका देख नहीं रहा। ये बुरी बात है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बट ये फैक्ट है। अगर हमारी कौम के कुछ लीडर्स ऊपर बैठे और इस चीज़ पे अमल करते, एक कम्युनिटी बनाते, एक लोगों का ग्रुप बनाते और इस पे काम करते हैं, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें हल हो सकती है। बट इसके लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। ग्रेट। ये हो सकता है, कोई चीज़ टफ नहीं है। राइट। तो दानिश भाई, अगर आपके फार्म पे मैं आता हूँ और मुझे गोट परचेज़ करना है, तो क्या रेंज से स्टार्ट होता है? देखो, अपने फार्म पे स्टार्टिंग रेंज है 30,000, ठीक है, Okay. 25 to 30,000, 25 to 30। हाँ, तो मिनिमम। इसमें मुझे कितने केजी का गोट मिलेगा? अभी एग्जांपल दूँ अगर मैं आपको, तो 25,000 में आपको लगभग 45 kg के आसपास का गोट मिलेगा। ओके, नाइस। ठीक है। और ये एक अच्छे ब्रीड का होगा? अच्छे ब्रीड का होगा, सोजत Okay. क्वालिटी, वो भी पिंक Okay. स्किन जैसे हम लोग लगाते हैं। राइट, आपकी तरह। अच्छा, आपको अगर मैं बोलूँ कि आप बकरे के ब्रीड के साथ अपने आप को रिलेट कर पाओ, तो आप कौन से बकरे के ब्रीड के साथ कर ये पाएंगे? क्वेश्चन। नहीं, वो बकरे होते हैं ना लाल लाल एकदम। अच्छा, ऐसा? तो वो पतीरा गुलाबी होते, वो भी पिंक स्किन। सही है। आप मेमन है ना वैसे? हाँ, मैं बने। और हर साल अपने फार्म से 30 गोट्स ऐसे निकलते हैं जो इंडिया में नंबर 1 होते हैं। माशाल्लाह। नंबर 1 मैं नहीं बोलूँगा, ये लोग बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से आज मेरे पास अजमेरा ब्रीड में टॉप कैटेगरी का मेल है, गुजरी ब्रीड में है, सानिन ब्रीड में है, और सोजत में है, और कोटा में तो ऑब्वियसली है ही, जो बकरा मैं आपको बता रहा हूँ वो कोटा है। तो सारी ब्रीड के जो टॉप क्वालिटी के बकरे होते हैं ना, वो पूरा इंडिया छान मार के हम लोग निकालते हैं कि अपना बकरा सबसे आगे दिखना चाहिए। वो एक अपना शौक है, ठीक है। और भी लोगों के आते हैं बकरे, और बहुत एक से एक बकरे आते हैं, नो डाउट। एग्जैक्टली। पर मेरी चॉइस के हिसाब से मैंने बहुत अपग्रेड ब्रीड्स खरीदा हूँ। ओके। सो दानिश भाई, यहाँ मैं अपना एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा, जो मुझे ऐसा लगता है कि बकरा ईद में अगर आप बकरा ख़रीद रहे हो तो उसको केजी वाइज कैलकुलेट करके उसकी दाम जो है वो केजी वाइज ना चाहिए, आई थिंक। देखो, ये कुछ साल से शुरू हुआ है, आई गेस लॉकडाउन के बाद से ही शुरू हुआ है ये, कि केजी पे बकरे बिकने लगे, वरना इसके पहले केजी वाला सीन था ही नहीं, ठीक है। हाँ, गोट फार्म जब से खुले हैं तब से मैं ये समझता हूँ कि केजी पे बकरे बिकने लगे। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कुर्बानी एक्सेप्टेंस में? एक्सेप्टेंस में है ये, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से फतवे लिए गए हैं, तो ये एक्सेप्टेंस में है। ये एक बिज़नेस को इजी करने का तरीका था कि कस्टमर्स क्या होता है, अभी आप मेरे फार्म पे चलोगे ना, तो एट ए टाइम आप देखोगे तो इतना क्राउड रहता है माशाल्लाह, कि आप अगर एक एक बकरे का बार्गेनिंग करते बैठोगे तो आप वो नंबर्स नहीं बेच पाओगे, ठीक है। तो ईजी वे ये है कि केजी पे है, आप आए, अपना बकरा सेलेक्ट किए, वज़न किए और फिनिश। ओके। बार्गेनिंग में होता क्या है, 1 घंटा 2 घंटा टूट जाता है। तो फार्म पे हम लोग वो सब नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोगों को बेचना रहता है फास्ट, केजी पे लगाए, बिक गया। और हर ब्रीड, हर बकरे केजी पे नहीं बिकते, मैं ये क्लियर करूँ। कुछ ब्रीड्स है जिनमें, और ख़ास तौर पे खस्सी, अंडुल तो केजी पे बिकता ही नहीं है, ठीक है। खस्सी बकरे केजी पे बिकते हैं और उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा बिकती है। अंडुल बकरा उसके लुक पे, उसके एग्रेशन पे, उसकी मस्ती पे, इसी सब चीज़ पे बिकता है। ओके। एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब मैं बचपन में जाता था गोट ख़रीदने के लिए, तो उस पे अल्लाह लिखा होता था या कुछ ऐसा लिखा होता था। बहुत अच्छा सवाल है। तो उस पे अलग ही दाम हो जाते थे। तो कितना रियलिटी है, क्या वाकई में ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है, या इसको बार्बरिंग के थ्रू क्रिएट किया जाता है? और अगर ऐसा है भी, मान लो कोई बकरा पैदा हुआ है जिस पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है भी, तो क्या आपको लगता है उसको अननेसेसरी इतना हाइप करके बेचा जाए? मैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छी पूछी, इस पर मेरे पास जवाब भी बहुत अच्छा है। अल्लाह लिखा हुआ बकरा है ना, हम लोग भी देवनार में लोगों को देखते थे लाके बेचते, ठीक है। कुछ क्रिएटेड होगा और कुछ नेचुरली लिखा हुआ भी होता है, ठीक है। मेरे खुद के पास भी एक बकरा था वैसा, तो मैं इस पर बताऊँगा। मैं ना देवनार में मैंने एक सेटअप लगाया था, जो हम लोग वहाँ पे बकरे बेचते थे। वहाँ एक बंदा आया और उसने बोला, भाई मेरे पास एक बकरा है, मैं बेचने के लिए खड़ा हूँ बहुत देर से, मेरे को जगह चाहिए, मैं आपको रेंट दे दूँगा, मेरे को यहाँ लगा। मतलब क्या है खास, एक बकरा बेचना है? बोले उस पर अल्लाह लिखा हुआ है। तो मैंने भी यूजुअल लिया उसको, भाई 5,000 भाड़ा दे रहा, लगा दे, बेच दे तेरा बकरा, तू देख। तो बहुत भीड़ जमा हो गई, और मैं चाहता था कि भीड़ जमा हो, इसलिए मैंने भी उसको जगह दे दिया। भीड़ जमा हो गई, लोग जमा हो गए, अल्लाह लिखा हुआ बकरा, अल्लाह लिखा हुआ बकरा। वहाँ से एक बुज़ुर्ग आए और उन्होंने देखी काई की भीड़ लगी है, तो उसने बोला मेरे बकरे पे अल्लाह लिखा हुआ है। तो बोले तू बेच रहा है? बोले हाँ। बोले बकरा, बोले कितने का है? तो उसने बोला 5 लाख रुपया। तो उसने बोला क्यों?
बोले उस पर अल्लाह लिखा हुआ है। तो बोले तू बकरा नहीं बेच रहा, तू अल्लाह का नाम बेच रहा है, और तेरी या मेरी औकात नहीं अल्लाह का नाम बेचना। एग्जैक्टली। तो यकीन करो वो अल्फाज सुन के मेरे एकदम गूज़बम्प हो गए थे। मैंने कभी ज़िंदगी में वो बकरा ना, और मैंने 2 सेकंड में उसको अपने स्टेज से उतारा। मैं बोला तू कहीं और जाके बेच बकरा। और मैंने ज़िंदगी में कभी वैसा बकरा ख़रीदा नहीं। मेरे को हर साल कॉल्स आते राजस्थान से या वहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर वो राजस्थानी बकरों में कलर पैटर्न वैसा रहता है, तो उसी में वो बन के कभी कभी आ जाता है। मैं वो बकरा ना ख़रीदता हूँ ना बेचने के लिए प्रमोट करता हूँ। और मेरे फार्म पे खुद एक बकरा, कोइंसिडेंटली एक बकरा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था और क्लियर लिखा हुआ था। मतलब आप एक झलक में ऐसा देखोगे, फटाक से बोल दोगे अरे यार इस पे तो अल्लाह लिखा हुआ है। वो बकरा मैंने अपने फार्म पे पाला, उसको मैंने 50,000 रुपये में बेचा। उसकी जो कीमत थी, उसका वेट था 90 kg 85 kg, उसकी कीमत 50,000 रुपये मेरी नज़र में थी। मैंने उतने का बेचा, और मैंने वो बता के नहीं बेचा, खाली उसको सामने वाले को ये बता कि देखो इस पर अल्लाह लिखा है, लेकिन मैं इसके पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ बकरे के पैसे ले रहा हूँ। वो फार्म वाले नहीं मेरे से ख़रीदा था, इत्तेफाक देखो अल्लाह को शायद मेरे को ये बताना था। मैंने ईमानदारी से उसकी बकरे की कीमत पे बेचा। उसने मेरे से लेके जाके 50,000 रुपये का बकरा 2 लाख रुपए का बेचा। विदिन 6 मंथ उसका फार्म ख़त्म हो गया। मैंने उसी वक्त, वो भी मुमरा में था, मैं भी मुमरा में था, बारिश बहुत थी, लोगों के घर डूब रहे, फार्म डूब रहे थे। मेरे फार्म पे एक आँच नहीं आई थी, और मेरे बाजू में ही उसका फार्म था। उसका फार्म पूरा तहस नहस हो गया था। वो 2 लाख रुपये उसने एक बार तो कमा लिया, लेकिन उसके बाद आज तक वो मेरे को गोट फील्ड में दिखाई नहीं है। ओके। तो ये चीज़ें होती है। अल्लाह का नाम बेचना या ख़रीदना तुम्हारी और मेरी औकात नहीं। एग्जैक्टली, अनडाउटेडली। तो दानिश भाई, बिज़नेस में हो आप, तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो यंगस्टर्स हैं, इनको बिज़नेस के रिलेटेड अगर कोई मैसेज देना चाहो आप, तो क्या होगा? भाई मेरा हमेशा से एक, बचपन से मैंने सोचा हो कि गरीबी में पैदा होगी, गरीब मरेंगे नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल, लेकिन गरीब मरना तुम्हारी खामियां है। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना मजबूत करो, और नुक्कड़ पे खड़े रह के टाइम पास करने से अच्छा काम करो। राइट, है ना। आज ख़ास तौर पे मैं मुमरा का बता रहा हूँ, ग्रुपिज़म चलते, लोग किसी के पीछे घूम रहे, कोई किसी के पीछे घूम रहा है, कोई किसी के, सोचता है सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस किसी के पीछे घूमने से नहीं मिलती है, सक्सेस अपने काम के पीछे दौड़ोगे तो मिलेगी। फिर वो कोई भी बिज़नेस करो। मैंने इसके पहले भी जो मोबाइल फ़ोन का अपना बिज़नेस था, वहाँ भी मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था, और ये बिज़नेस भी मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया। ना ही मैंने अपने घर से हेल्प ली, ना ही मैंने किसी दोस्त से उधार लिया। थोड़ा बहुत जितना मेरे पास सेविंग्स होते गए, मैंने शुरू करते गया। स्ट्रगल करने टाइम लगा, बहुत वक्त लगा, और बहुत बुरे बुरे दिन भी इसमें देखने मिले, बट जब तक आप है ना उससे लड़ोगे नहीं ना, आप आगे नहीं बढ़ोगे। राइट। और आज मैं अपने मुस्लिम यंगस्टर्स लोगों को देखता हूँ ना, जॉब करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, जॉब करना चाहिए, जॉब लेकिन सीखने के लिए करना चाहिए, मेरा मानना है। मैंने भी जॉब किया हो, मैंने अपनी लाइफ के 5 साल जॉब किया, बट वो 5 साल में ना मेरे अंदर ये एक था कि यार मैं मेमन का बच्चा हूँ, और मेमन नौकरी कब तक करेगा। तो आपने सुने होंगे कि मेमन बिजनेसमैन होते, तो मेरे को बचपन से था मैं मेमन हूँ, तो मैं भी बिजनेस करूँगा, भले छोटा करूँगा लेकिन खुद का करूँगा। बट ये क्यों ऐसा नैरेटिव बना हुआ है कि मेमन का बच्चा बिजनेस, व्हाई इज दिस? सोच है ना, सोच तो अच्छी है। तिजारत में बरकत है भाई, आपने ये सुने हो? नो डाउट, तिजारत में बरकत। बट हर कोई बिजनेस करेगा, तो फिर जॉब कौन करेगा? करेंगे करने वाले, जो बिजनेस नहीं कर सकते वो जॉब करेंगे। नहीं, मेरा ऐसा मानना है। देखो, जॉब अगर आपका बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छी स्टडीज़ की हो, ठीक है, और आपने बहुत अच्छी डिग्री हासिल की हो, उसके पीछे मेहनत की हो, और आप जॉब कर रहे हो, तो वेरी गुड। आपने कुछ किया नहीं लाइफ में, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल लूँ तो मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं, आप मेरे साथ ही थे, आपने देखे अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जो टिपिकल मुमरा वाली लाइफस्टाइल है वही निकली है, ठीक है। लिमिटेड पढ़े, काम पे लग गए, नौकरी करे, ट्रेन के धक्के खाए, तो वो चीज़ें स्ट्रगल जो देखे ना, फिर जॉब पे जब जाना तो बॉस की सुनना, तो वो चीज़ों के बाद ये ख्याल आया कि नहीं बिज़नेस, तब मैं मन जागा अंदर का कि यार मैं बिज़नेस कर सकता हूँ। तो मेरा मानना ये है ना कि अगर आप नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि बिजनेसमैन है ना पैदा होता है, वो आपने जो जॉब किया ना वो एक पार्ट ऑफ द टाइम था आपका शायद। हाँ। बिजनेसमैन पैदा होता है, जॉब करने वाला जॉब ही करेगा, वो बिजनेस में आगे रिटर्न चला जाएगा जॉब पे, वो नहीं समझ पाएगा। सो आई बिलीव बिजनेसमैन पैदा होता है। मैंने भी जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो बहुत छोटे छोटे लेवल पे से स्टार्ट करके आज माशाल्लाह मेरे बहुत सारे अलग अलग
चीज़ों में बिजनेसेस हैं. सो आई बिलीव बिजनेसमैन पैदा होता है, बिजनेसमैन जॉब नहीं कर सकता. आप मुझे कल बोलो कि मैं आपको 5 लाख सैलरी देता हूँ और तब भी मैं शायद वो ना करूँ. एग्जैक्टली. और मैं 1 लाख में भी खुश रहूँगा. एग्जैक्टली. अपने बिजनेस अपने बिजनेस में यही तो फर्क. इट्स नॉट अबाउट मनी. वो पैसा आपको खुशी नहीं देने वाला है. मेरा बिजनेस, मेरा पैशन, वो मेरे लिए खुशी है. जबकि जिया आप भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जॉब करने वाला इंसान सुबह 10 बजे जाएगा, वो रात को 10 बजे 8 बजे फ्री हो जाएगा. बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है. उनको कभी भी उठना है, काम करना है, कभी भी कहीं भी जाना है. एग्जैक्टली. डिफिकल्ट बिजनेस है बट मज़ा है उसका. हाँ, बट लोगों को लगता है बिजनेस इज वेरी इजी. हम लोग आज़ाद है ऐसा लगता है. नहीं. जिनको नहीं पता है. फैमिली बिजनेस कर रहे हो ना अगर आप, तो आप अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते. आप अपने फैमिली ओकेशंस में कभी कभी नहीं जा पाते हो. तो बहुत सी चीज़ें, आउटिंग के लिए आप नहीं जा पाते हो. आपको हर चीज़ के लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, एक टाइम निकालना पड़ता है अपने काम को साइड में हटा के. राइट. क्योंकि बिजनेस करने वाला रुक नहीं सकता. उसका डेली रूटीन है, उसको काम करेगा तो उसका मीटर चालू रहेगा. राइट. सैलरी तो है नहीं कि हर महीने पगार आ जाएगी वैसा. राइट. सो दानिश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. जज़ाक अल्लाह. थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया. अच्छा लगा मुझे भी यहाँ आके माशाल्लाह. ग्रेट. और उम्मीद है कि आपके व्यूवर्स को भी वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. डी गुड फार्म का अपना पेज इंशाल्लाह लोग फॉलो भी करेंगे और फार्म पे भी विजिट करेंगे इंशाल्लाह. और मुमरा वालों के लिए एक खुशखबरी है. मैं हर साल मुमरा में हम लोग 1 महीने पहले से बिज़नेस स्टार्ट करते थे, पर इस बार थोड़ा सा लेट किए क्योंकि थोड़ा तरीके से और अच्छा करना. हर साल बोलते ना अपने बिज़नेस को पॉलिश करना रहता है, तो इस साल मैंने थोड़ा तरीका चेंज किया. मैं लास्ट के 10 दिन जो बकरा ईद से बचेंगे 10 दिन इंशाल्लाह मुमरा की मंडी में हम लोग स्टॉक लगे खास मुमरा वालों के लिए. क्योंकि हर साल मुमरा से हम लोगों के कम से कम 300 to 400 कस्टमर्स हैं जो रुकते हैं हमारे लिए. मुझे कंटिन्यूसली कॉल आ रहे. तो ये वीडियो के ज़रिए मैसेज दूंगा मैं कि 30 तारीख या 1 तारीख तक मुमरा की मंडी में अपना माल आ जाएगा इंशाल्लाह. जिनको भी चाहिए, ये जो मित्तल ग्राउंड में मंडी लगा हुआ है, यस, मित्तल ग्राउंड वाली मंडी में अपने बकरे आ जाएंगे. तो विजिट करो इंशाल्लाह. और बाकी जिनको भी अंडुल बकरे चाहिए, एग्रेसिव बकरे चाहिए, वो फार्म विजिट करो. फार्म भिवंडी में है. भिवंडी माँ बोली. मैं लोकेशन भेज दूंगा और इंस्टाग्राम पे भी लोकेशन डाला हुआ है. ओके.